तो बच्चों यूपीएलटी में मैथ्स की तैयारी कैसे करें, ये बच्चे बहुत बार मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेज लिख रहे हैं, सर इसके बारे में, इसके सिलेबस के बारे में तैयारी कैसे करें, ये एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा चलिए भाई वीडियो बना देते हैं। हालांकि बच्चों को बड़ा मज़ा आता है हाउ टू प्रिपेयर, है ना। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा मत देखिए, पढ़ना शुरू करिए। मैं तो ये कहूँगा बेटा सिलेबस आपको मालूम है, पढ़ना शुरू करिए, है ना। ऐसा नहीं है तुम समझो कि सर जो हैं या कोई भी कोचिंग वाला आकर के 10 मिनट में कुछ ऐसा बता देगा कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों मेहनत करनी पड़ती है जीवन में, सबने की है ना। हर सफल व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ता है। देखो ध्यान दो, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कौन सी किताब से क्वेश्चन करने चाहिए, सिलेबस इसका क्या है, कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो ध्यान दो। देखो बच्चों पहले तो आप ये समझो यूपीएलटी मैथ्स में आपके पास तैयारी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, HD मैथमेटिक्स, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास आईफोन है वो अपने है ना ऐप स्टोर से जाकर क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करें, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखेगा TIWVS, वो लिख देंगे तो आ जाएगा मेरा एप्लीकेशन। और उसमें ध्यान रखना जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें बच्चों वहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसमें आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, एक तो PGT TGT का है, दूसरा मेथड है कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, परेशान मत होना, ये बताऊंगा मैं। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं मत खरीदिए, मैं तो कहता हूँ बच्चों यूट्यूब से पढ़िए, क्या दिक्कत है, पढ़िए। देखो उसमें दो कोर्सेस हैं, एक तो PGT TGT का सिंपल कोर्स है। ये कोर्स जो है बच्चों ये बहुत सारे अलग अलग PGT TGT PSC और UPLT एग्जाम सब कवर करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, मुझे लगता है शायद 1200 से ज़्यादा इसमें वीडियोज़ हैं। कुछ वो ज़्यादा वीडियो इसलिए क्योंकि ये कई अलग अलग स्टेट के PGT TGT कवर कर देता है ना। एक बात और ध्यान रखना कि TGT में थोड़ा बहुत 9-10 का भी आता है, वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बच्चे अपने आप कर लेते हैं, ठीक है। अब 9-10 का मैं क्या पढ़ाऊँगा बताइए आप। बाकी 11-12 BSc MSc जो ज़्यादा आता है ना, मान लीजिए 90-95% यही आता है 11-12 BSc MSc, वो डिटेल से मैंने पढ़ाया है हर जगह। हर PT में साफ साफ बोल देता हूँ बेटा ऐसा है, अब ये 9-10 में मुझे A+B का होल स्क्वायर के लिए क्या परेशान करोगे आप, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके लिए मुझे क्या परेशान करोगे यार, आप तो जानते ही होगे आप, ठीक है। डिटेल से है सारा, देखो ध्यान रखना। तो उसमें 1200 वीडियो इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सारे PGT TGT को कवर करता है ना, बहुत सारे कवर करता है। तो उसमें भी आपको LT का पूरा कोर्स मिलेगा, है ना। अच्छा, एक मैंने LT का कोर्स बिल्कुल अलग से बना दिया, इसमें 700+ वीडियोज हैं, है ना। ये स्पेशली LT के लिए है, इसमें प्री मेन सब कवर होगा, है ना। तो इसमें भी मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव का तो अलग से वीडियोस था ही सारा, मैंने सब्जेक्टिव के भी इसमें अलग से एक प्लेलिस्ट डाल दी है ना। इसमें LT मेंस करके एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने इसमें डाल दी है, तो वो पूरा का पूरा आपका इसको कवर कर देगा, है ना। ऑब्जेक्टिव तो स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया ही है उसमें सारा, ठीक है, अपने कोर्स को। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो UPLT के सिलेबस में नहीं है, वो भी हैं, लेकिन बता दूंगा मैं आपको क्या क्या पढ़ना है, परेशान मत होना। देखो अच्छा, दूसरा तरीका है कि आप YouTube पे जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको करीब करीब सारे वीडियोस मिलेंगे, उनसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरा ये मुद्दा यार सिलेबस क्या है। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, पहले जो भी UP में एग्ज़ाम होते थे, है ना, PGT या TGT के, उसमें एक ट्रेंड था 70-75% जो है बच्चों वो 11-12 आता था, 20 से 25% या 30% जो है वो अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता था, ठीक है ना। अब लेकिन ये ट्रेंड बदल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लगभग 50% 11-12 आएगा, लगभग 50% ग्रेजुएशन का पोर्शन आएगा। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से, है ना। ये अब होगा क्योंकि हर जगह यही अब हो रहा है ना। तो देखो अब आपको पढ़ना क्या है। देखो 11-12 का पूरा सिलेबस आपको आता है, याद होना चाहिए पूरा सिलेबस, मुँह जवानी। देखो ऐसे शुरू करिए, सबसे पहले कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस में क्या है, पहले सेट थ्योरी, हालांकि सेट थ्योरी वहाँ के हिसाब से 11th में है, 11 के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, वो सेट थ्योरी भी काफ़ी हद तक कैलकुलस का ही पार्ट है। मतलब रिलेशंस है, फंक्शंस है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है, रोल्स लेग्रांजेस थ्योरम है, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर अपना थोड़ा बहुत जो है वो एरिया भी है, और थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कैलकुलस की बात हो गई।
अलजेब्रा में हम आ जाएँ तो अलजेब्रा में वही सब क्वाड्रेटिक है, प्रोग्रेशन जिसको हम एपीजी पीएचपी भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स भी है, परम्यूटेशन भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, बाइनोमियल थ्योरम भी है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल लॉग सीरीज वगैरह भी है ना। फिर अपना कोऑर्डिनेट में आ जाएं, कोऑर्डिनेट में वही स्ट्रेट लाइंस है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। फिर उसके बाद अपना 3D में आ जाएं, 3D में लाइंस एंड प्लेन्स होता है, थोड़ा बहुत स्फीयर भी होता है। हालांकि यहाँ पर चूंकि ग्रेजुएशन का भी 3D पूछा जाता है, तो ग्रेजुएशन के 3D में जैसे कोनिकॉइड्स है, पैराबोलाइड है, एलिप्सॉइड है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर थोड़ी बहुत आती हैं। कम से कम उनके बेसिक इक्वेशन तो हमको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मतलब 2D 3D का हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री में अपना वही एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फंक्शन है वो सब आजकल कैलकुलस में ही कवर हो जाते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे पढ़ेंगे या यहाँ पढ़ेंगे, दोनों ही जगह मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब कैलकुलस में ही कवर कर दी है, ध्यान रखना। क्योंकि आजकल ट्रिग्नोमेट्री में वो जो आप 10th में सवाल करते थे वो तो भूल जाइए प्रूविंग वाले। अब आजकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है, उसमें भी डोमेन, रेंज, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब चीज़ें वहाँ पूछ देते हैं। तो वो हमको बच्चों यहाँ पर आनी चाहिए, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री करीब करीब पूरी फंक्शन में ही कवर हो जाती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो भी, चूंकि इनवर्स फंक्शन हम पढ़ते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं फंक्शन में ही पूरा कवर कर देता हूं, चाहे आप यहाँ पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए। हालांकि दोनों के वीडियो अलग अलग है, ध्यान रखना, दोनों के वीडियो कॉमन नहीं है। एचडी मैथमेटिक्स के वीडियो अलग है, यूट्यूब के वीडियो अलग है, ध्यान रखना, है ना। यूट्यूब के वीडियो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ सब अलग अलग वीडियो मिलेंगे। सेट का अलग मिलेगा, रिलेशन फंक्शन अलग मिलेगा, 11 12 अलग अलग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको डिटेल्स में इंटीग्रेशन का वीडियो अलग मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग मिलेगा, सारे अलग वीडियो आपको मिलेंगे। ग्रेजुएशन के भी, 11 12 के भी, सबके हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो तो बात आ गई ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है ना। फिर आ गया अपना वेक्टर, है ना। वेक्टर में तो आप जानते हैं, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, कई बार फोर्थ प्रोडक्ट भी पूछ देते हैं। अच्छा, वेक्टर में ध्यान रखना बहुत सारा ग्रेजुएशन का भी पोर्शन है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके क्वेश्चन है ना। अब थोड़ा बहुत कई बार वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पूछ देते हैं, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या है ना, ये सिंपल वेक्टर हो गया, फिर उसको वेक्टर कैलकुलस भी बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया। तो जो खास तौर पे जो बीएससी पार्ट 1 में बच्चे पढ़ते हैं, वेक्टर है ना, कर्ल है, डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है ना, थोड़ा बहुत अपना इंटीग्रेशन है, ये भी हमको आना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, ये 5 चीज़ें जो हम 11 12 लेवल पढ़ते हैं। अब आ जाओ ग्रेजुएशन पे, है ना। अच्छा, अब ध्यान रखना ग्रेजुएशन में देखो वहाँ पर भी ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ग्रुप रिंग फील्ड वाला, है ना, जिसको आप मॉडल अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं, वो भी यहाँ पूछा जाता है। लीनियर अलजेब्रा हो गया, है ना। लीनियर अलजेब्रा में भी वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब चूंकि लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स आपस में मिले जुले हैं, तो मैट्रिक्स में पहुँच जाएंगे तो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट वो सब हमको आना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है ना, अपना ग्रुप हो गया, लीनियर हो गया। तीसरा आ गया रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है अपना, देखो एक तो वो ओपन क्लोज सेट जिसको हम रियल लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं, ओपन क्लोज सेट हो गया। अपना सीक्वेंस सीरीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना रियल एनालिसिस में। फिर रियल एनालिसिस में भी कई बार पार्शियल डिफरेंशिएशन भी रियल का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग उसको डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट मानते हैं, चलो खैर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा बहुत डबल वेरिएबल की कंटिन्यूटी लिमिट भी हमको आनी चाहिए रियल एनालिसिस में, है ना। थोड़ा बहुत हमको रीमन इंटीग्रेशन भी बच्चों वहाँ पर आना चाहिए। फिर अपना बीटा गामा फंक्शन बच्चों थोड़ा बहुत हमको आना चाहिए, ये मान लीजिए रियल एनालिसिस का ही पार्ट ये माना जाता है। उसके बाद कई बार तो अब आप देखिए डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी ये लोग पूछ देते हैं कई बार। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन एक तो 12th में पढ़ते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। यहाँ पर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन ही बच्चों कई बार पूछ देते हैं, वो भी हमको आना चाहिए। क्योंकि सिलेबस अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ें यहाँ पर आती, ठीक है। तो ये रियल का पार्ट हो गया। ग्रुप रिंग फील्ड तो आप जानते हैं, ग्रुप है, रिंग है, फील्ड है, उसमें साइक्लिक ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप है ना, उसकी क्लास इक्वेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रुप में आते हैं। रिंग है, इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है ना, आईडी है, पीआईडी है, यूएफडी, वो सब उसमें मिक्स होकर के आता है। लीनियर अलजेब्रा हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स, मतलब देखो जैसे कि 5 चीज़ें मैंने बताई आपको 11 12 में, क्या क्या, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर, है ना। अब वहाँ पर ध्यान रखना 12 की बात करें तो कैलकुलस में ही डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडेड है। कैलकुलस में डिफरेंशियल, इंटीग्रल और दोनों चीज़ें वहाँ पर कैलकुलस में इंक्लूड है। ग्रेजुएशन में अगर हम आ जाएं तो फिर यहाँ पर वही अपना रियल। अब रियल में यहाँ पर कई बार ग्रेजुएशन का पूरा कैलकुलस भी आ जाता है
है ना, मतलब यहाँ पर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी एक तरीके से रियल के यहाँ फिर दो पार्ट हो गए, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में रियल हो गया, ग्रुप रिंग फील्ड हो गया। रियल में मैंने क्या बताया, क्या क्या आपको पढ़ना है, ग्रुप रिंग फील्ड हो गया। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना मैंने बताया आपको। चौथा आ गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। अब देखो, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11-12 में पढ़ते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पहला हो गया एनालिटिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसमें रेसिड्यू का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमको वहाँ पर पढ़ लेना है कम से कम। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान रखना। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, हायर ऑर्डर के आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपने पढ़ा होगा, फिर उसमें क्लेरेट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, फिर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, वो भी सब यहाँ पर पूछा जाता है। अच्छा, कई बार यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल मतलब इक्वेशन भी पूछ देते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा स्मॉल p आता है, स्मॉल q आता है, r आता है, s आता है, t आता है। इसमें भी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दो तरीके के होते हैं। खैर जब आप पढ़ोगे तो समझोगे। तो 5 चीजें 11-12 की, फिर से कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट में 2D 3D दोनों आ गया, और 5 चीज़ें यहाँ ग्रेजुएशन में भी कौन कौन सी बोलो, ग्रुप रिंग फील्ड हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। तो 5 चीज़ें ग्रेजुएशन की भी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो 5 चीज़ें मैंने ग्रेजुएशन की बताई बेटा, ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है। ये आप छोटे से बड़ा कोई भी एग्जाम दोगे ना मैथमेटिक्स में, वो हर जगह इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट दोगे वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, आप UPSC दोगे वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर है ना IIT JEM का एग्जाम दोगे वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी स्टेट का दोगे। ऐसा शायद ही कोई स्टेट हो, है ना, जहाँ पर PGT TGT PSC एग्जाम में ग्रेजुएशन की 5 चीज़ें ना पूछी। अब कई जगह थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। एक तो प्रोबेबिलिटी 11-12 की हो गई, वो तो हमको आना ही चाहिए। कई बार थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ ये लोग ग्रेजुएशन का भी, है ना, उसको भी लपेट लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो सीखेंगे हम लोग। तो ये सारे वीडियोस मेरे दोनों जगह बेटा यहाँ पर बनाए हुए हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई किताब कौन सी लें। देखो ध्यान दो बच्चों, ऐसा है जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से, अगर आप मेरा कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, यूट्यूब पढ़ रहे हो या एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ पर मैंने कहा UPLT के 700 वीडियो हैं, तो कम से कम हर एक वीडियो में 5-8 क्वेश्चन तो मैं कराता ही कराता हूँ। यानी मान लो 4-5 हज़ार के आसपास सवाल तो मैंने सॉल्व करा ही दिए हैं पूरे कोर्स को पढ़ाते समय ही, और यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सब अच्छे सवाल तो मुझे याद रहते ही हैं। अरे यार, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ यार मैं, तो अच्छे सवाल याद नहीं होंगे अब तक क्या आपको भी याद हो जाएंगे पढ़ाने लगना तो अगर आप ये मेरा चाहे YouTube से पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, इसमें बहुत सारे सवाल मैं कराता हूँ। मैं बता दूँ फिर से, दोनों के वीडियो अलग अलग हैं, है ना। एप्लीकेशन का वीडियो अलग है, YouTube का वीडियो अलग है। वो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, दोनों के वीडियोस अलग अलग हैं। तो बच्चों ऐसे ये 700 वीडियो मैंने एप्लीकेशन में मान लो डाले हुए UPLT में, तो कम से कम 5000 से ज़्यादा सवाल तो मैंने सॉल्व करा दिए इसमें। अरे इसी को ही कर लो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, आसान नहीं है। तुमको लगता है क्या ये कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम है जो 2 दिन में तैयारी कर लेंगे, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कुछ दिन पहले हो सकता है बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, अचानक यहाँ आ गए, उनका एग्ज़ाम में सोचा चलो UPLT में ट्राई करते हैं। तो बेटा हर एग्ज़ाम अलग अलग है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, ये बेटा पहाड़ चढ़ने के बराबर सिलेबस हैं, है ना। आज तक दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, ये सारे कोर्सेज को एक प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है जितने ये सिलेबस में यहाँ डाल रखे इन्होंने। आपको क्या लगता है, आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, अरे भाई जो प्रोफेसर पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहा है, वो ये सारे कोर्सेज एक प्रोफेसर नहीं पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता है। जबकि कई प्रोफेसर तो नोट्स लेके आके पढ़ाते हैं, तब भी वो नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ा ही नहीं सकता। अरे तो लेकिन आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पहाड़ जैसा कोर्स जो है आजकल हर जगह इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। कोई PGT TGT में चले जाए, यही कोर्स है हर जगह, लगभग यही कोर्स है हर जगह, है ना। थोड़ा बहुत एक आध का अंतर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें वही, ग्रेजुएशन की 5-6 चीज़ें जो हैं वही रहती हैं, ध्यान रखना। तो आपको लगता है कि यार अरे यार एक सिलेबस को पढ़ लो, उसके बेसिक फार्मूले याद रख लो, वही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सोचो ग्रुप थ्योरी आप पढ़ने बैठना, अभी समझ में आ जाएगा कि कुछ पढ़ोगे तो कुछ भूलोगे। अच्छा, इसका भी तरीका है। इसका तरीका बच्चों ये है कि पहले एक बार पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, अगर आपको भूलने से बचना है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हम बचें भूलने से। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको भूलने से बचना, बार बार रिवाइज करो। तो मैंने बताया किताब की फिलहाल अगर आप मेरे कोर्सेज से पढ़ने, किताब की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो मैंने असाइनमेंट भी अलग अलग डाले हुए हैं, प्लस टेस्ट भी डाले हुए हैं।
यहाँ पर अगर आप मेरे कोर्स को एप्लीकेशन में जाके लोगे तो वहाँ पर मैंने असाइनमेंट भी डाले हुए, असाइनमेंट भी 40-40, 50-50 सवाल हर टॉपिक के हैं, प्लस वहाँ पर टेस्ट भी हैं। इतना आपने कर लिया तो कर किताब में क्या करोगे आप? फिर भी आप कहते हो कि नहीं सर किताब बताइए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 11-12 पोर्शन की अगर आप बात करो तो बेटा उसमें पुराने इंजीनियरिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन की किताब ले लो। 11-12 के अगर आप पढ़ना चाहते हो, 11-12 मतलब जो हमें लगता है 50-60% करीब इसमें आना चाहिए, तो आप पुराने इंजीनियरिंग एग्जाम के आए उस किताबों की कोई भी किताब ले लो और उसमें से कोई बहुत टफ सवाल हो उसको छोड़ दो। मान लो कोई बहुत टफ लंबा चौड़ा सवाल IIT में आया भी है या JEE में आया हुआ तो उसको भी छोड़ दो। अब तो क्या हो गया ना, एक एग्ज़ाम हो गया JEE, पहले बहुत सारे अलग अलग एग्जाम होते थे, उन सबके सवाल वो सब किताबों में दिए हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले आओगे किसी भी इंजीनियरिंग की एग्जाम की, किसी भी पब्लिकेशन की, उसमें वही सब सवाल होंगे, 90% वही सब सवाल होंगे जो इधर उधर एग्जाम में आते रहते हैं। कोई भी किताब ले आओ, उसमें 3-5 नहीं करना, उस पर भरोसा करो, पढ़ने बैठ जाओ, है ना। लेकिन आसान नहीं होगा, उस किताब को करना आसान नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, आसान नहीं होगा। हाँ एक्चुअली क्या है ना, कौन बच्चे हैं, देखो आप ये मत सोचो आपके यहाँ जो तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं वो पहले से ही बहुत सारे टीचर हैं, बहुत से तो 11-12 कितने सालों से खुद ही पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कई प्राइवेट स्कूलों में 11-12 9-10 को बहुत सारे पढ़ा रहे हैं पहले से ही, और अच्छी बात है पढ़ाना, टीचिंग कोई ख़राब नहीं, मैं तो कहता हूँ पढ़ाइए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी 11-12 9-10 पढ़ा रहे हैं, तो आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों से ही है ना। और जो फ्रेश बच्चे हैं जिन्होंने अभी ताज़ा MSc किया वो भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आसान काम नहीं है, जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 11-12 के लिए आप पुराने इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वेश्चन, अच्छा ग्रेजुएशन के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आप CSIR नेट के क्वेश्चन भी करने बैठ जाएंगे, भाई देखो अंतर है एग्जामों में यार। देखो PGT TGT एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन हल्के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर करना भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर 75 मतलब कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर मतलब 60-70% के आसपास आपको करना होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, है ना। और कई में 70-80% तक ये मेरिट जाती है अलग अलग स्टेट पे। फिलहाल UP LT की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है 60-65-70% तक मेरिट जाएगी प्री वाली, मेंस वाली और आगे आई जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आप बात को समझिए। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको CSIR नेट के मैं सवाल उठा करने लग जाऊँ तो वो नहीं कर सकते आप, आसान नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत लेंदी है, बहुत लंबे, आप नहीं कर पाओ। हाँ क्योंकि CSIR नेट में वो सवाल आते हैं, मैंने अपने CSIR नेट का कोर्स बनाया, उसमें डाले हुए हैं वो सवाल बहुत सारे, है ना। कई सवाल मैंने यहाँ भी दिए हुए हैं उसके, लेकिन वही सोच समझ के दिए हैं कि ये इसके लायक है कि नहीं है ना। तो अगर आप CSIR नेट के सवाल करने बैठ जाओगे तो आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा CSIR नेट में वो सवाल आते हैं क्योंकि वहाँ पर करना कम होता है। अरे भाई CSIR नेट में तो ऑलरेडी 50% के आसपास की चॉइस पहले से ही देते हैं कि 40 सवाल हैं तो 25 करो या 60 सवाल हैं तो 40 करो, इस टाइप से छूटो, पहले से ही देते हैं। उसके बाद उसमें से भी जो है ना करीब 50% का रहता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो CSIR नेट एक अलग एग्जाम है, कोर्स हालांकि काफ़ी हद तक सेम रहते हैं, आप पढ़ाई का तरीका भी कहोगे तो वो भी काफ़ी हद तक सेम है, पढ़ना दोनों में वही सिलेबस है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, लो लेवल हो सकता है, ये बात ध्यान दीजिए। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ग्रेजुएशन में सबसे अच्छा होता है कि जो मैंने पढ़ाया है वही सवाल आप करिए। अच्छा और एक दिक्कत ग्रेजुएशन लेवल में ये भी आती है, जो किताबों में सवाल दिए उसमें से मैक्सिमम सवाल गलत होते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट या टेस्ट देता हूँ बेटा हैंड राइटिंग में देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है किसी भी किताब से उठाकर अगर मैंने सीधे सीधे सवाल छाप दिए तो उसमें चांसेस हैं कि उनसे आंसर गलत होंगे या सवाल गलत होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैं जितने टेस्ट असाइनमेंट देता हूँ बच्चों में यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में ही देता हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि चीज़ें गलत ना हो, बच्चे अच्छे से ट्राई करें, तो वहाँ पर आप उन्हीं को करिए। या अगर आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी किताब आप वहाँ पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में भी कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए होते हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये भूल मत करना कि नहीं मैं CSIR के सवाल सीधे सीधे करूँगा, इसकी तैयारी, हाँ अगर आप उसकी तैयारी पहले से कर रहे हैं तो करते रहिए, वो अलग चीज़ है भाई, है ना। इसके लिए नहीं करना उसको, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पर भी 11-12 में भी सवाल करना सोच समझ के, सीधे IIT के मुश्किल सवालों से पंगा मत लेने लगना वहाँ पर। हालांकि मैंने पढ़ाया है, बहुत सवाल मैंने कराए हैं YouTube पे, अच्छे अच्छे टफ सवाल भी कराए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। वो मैंने वो जानबूझ के ऐसे कराए हैं वहाँ पर कि आप अच्छे से उसको समझ लें और पढ़ लें, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आप तैयारी करेंगे, टेंशन नहीं पालिए, है ना, क्योंकि कोई यहाँ जादू की छड़ी नहीं है। और बता दूँ एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट, कभी भी अगर कहीं
अगर आप कहीं पेड कोर्स ले रहे हैं, मेरा मत लीजिए, कहीं भी लीजिए, कहीं आप ध्यान रखना लाइव क्लास के चक्कर में मत पड़ जाना। जो बच्चे लाइव क्लास के चक्कर में पढ़ेंगे वो एक आध महीने खराब करने के बाद फिर इसी रिकॉर्डेड क्लास को वापस खरीदेंगे। मैं जानता हूँ, मैं पिछले 4-5 साल से ये करीब करीब अपना एप्लीकेशन बना के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ऐसा है, मैं वहाँ इतनी फ़ीस दे चुका हूँ, इतनी फ़ीस दे चुका हूँ, आप मुझे बिल्कुल फ्री में कोर्स दे दीजिए। बेटा फ्री में कोर्स कहाँ मिलता है, मुझे भी तो पैसे देने ही पड़ते हैं ना एप्लीकेशन को और गूगल वालों को, दुनिया भर के। आप समझिए आपने हमने अपना एप्लीकेशन डाल रखा है गूगल पे, तो उसके ही पैसे हमको देने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि सब मेरे लिए फ्री है? नहीं, फ्री नहीं होता। अब एक पूरी की पूरी इंजीनियर्स की टीम है ना, जो हमारे एप्लीकेशन को संभालती है, उसको ही पैसा देना पड़ता। तो बेटा फ्री यहाँ नहीं दिया जा सकता कुछ भी। आप बात को समझिए। फ्री पढ़ना आप यूट्यूब से पढ़िए, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मुझे भी पे करना होता है बच्चों यहाँ पर, है ना। जो यहाँ एप्लीकेशन से मुझे मिलता है बहुत कम अमाउंट मुझे मिलता है। आप मत समझो कि जो आप यहाँ पे करते हो पूरा पूरा सर रख लेते हैं अपनी जेब में, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी पार्ट जाते हैं इधर उधर। उसके सबके बावजूद भी लास्ट में 18% GST जाता है। अभी शायद आपको नहीं मालूम है, वो आपसे अलग से तो लेते नहीं ना, उसी में होता है फीस में, लेकिन मुझे GST देना पड़ता है 18%। चीज़ों का आप समझिए, है ना। तो ये बात समझिए यहाँ पर ध्यान से बच्चों कि, है ना, अगर आप मतलब कोर्स लेते हैं तो उसमें ये मत सोचिए कि सर सब रख लेते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपनी तैयारी करनी है ना, और अच्छे से करना है। क्योंकि यहाँ पर, है ना, मैंने क्या बताया कि लाइव क्लास के चक्कर में कभी भूल के नहीं पढ़ जाना, और पढ़ जाएंगे तो फिर आप बाद में खुद ही समझेंगे हाँ सर सही कह रहे थे, है ना। रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर यार सिलेबस, अरे यार आसमान सिलेबस है, पहाड़ सिलेबस है। कितने घंटे लाइव क्लास में बैठ जाओगे यार। अब रिकॉर्डेड क्लास में तो आप फ्री है ना, आप दिन में 5 घंटे देखिए। कोई दिन भर आपको लाइव के लिए बैठा रहेगा ना, नहीं पॉसिबल है। और लाइव में भी दिक्कत ये आती है कि आज 4 बच्चे जुड़े, कल नए 5 बच्चे जुड़े, कल 6 बच्चे जुड़े, कल 8 बच्चे जुड़े। कहाँ से आपको लाइव में समझ में आ जाएगा? कोई टीचर बार बार वो रिवाइज थोड़ी कराने वाला है यहाँ पर। तो रिकॉर्डेड क्लासेस बेस्ट होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर ग्रेजुएशन में। क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, लाइव में आपसे पूछ के चला जाए, देखो बच्चों 1+2 लिखा क्या आया 3। अब वो सब, अरे यार अब बड़े हो जाओ बेटा, बड़े हो जाओ। छोटे बच्चों के लिए तो लाइव क्लास अच्छा है, जो 6, 7, 8 मतलब 10 तक के बच्चों के लिए लाइव क्लास फिर भी एक बार, 10 के आगे बच्चा निकला उसको रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़ना चाहिए। अपने हिसाब से पढ़ सकता है, बेस्ट है। जितने बार चाहो उसको रिपीट कर करके देख लो, और उसमें टाइम भी कम खराब होता है। तो लाइव क्लास के चक्कर में तो बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। मेरा मत कोर्स खरीदिए, किसी का भी कोर्स खरीदिए, रिकॉर्डेड क्लास खरीदिए, है ना, और सोच समझ के खरीदिए। भाई कोर्स खरीदने से पहले आप ये भी तो देख लो पढ़ाने वाला कौन है। तो उसका तरीका ये, उसके यूट्यूब चैनल पे जाओ कि उसने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, कौन कौन लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं, ये भी तो चेक कर लो, उनके समझाने के तरीके क्या हैं। यहाँ तो बेटा मेरा यूट्यूब तो खुला खजाना, आप जाइए यहाँ पर करीब करीब 2400 के आसपास वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर। जो टॉपिक चाहे पढ़ के आप देखिए, मस्त होके पढ़िए। हालांकि यूट्यूब पे पढ़ाने का तरीका अलग थोड़ा मेरा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ है। इसमें क्या है, बिल्कुल अलग से सेपरेट है। ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए कोर्सेस हैं केवल। यूट्यूब में मैंने पढ़ाया वहाँ पर सब बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पर ध्यान रख के पढ़ाए दोनों। लेकिन तरीका तो आप समझ जाओगे ना, नॉलेज लेवल तो पढ़ाने से बच्चा समझ ही जाता है, समझाने का तरीका समझ जाता है। आप बेटा इतने बड़े बच्चे हो, कम से कम, है ना, हर बच्चा आप में से 22-23 साल से उम्र का क्या कम होगा, उससे बड़े ही हैं सब बच्चे। कई तो 40-40 साल के बच्चे भी तैयारी करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी लिस्ट है ना। बहुत से बच्चों के वीडियो मैंने बना के यूट्यूब पर डाले हुए हैं जो क्वालिफाई करते हैं। हालांकि ऑनलाइन में ये समझना मुश्किल होता है किसने क्वालिफाई किया किसने नहीं किया, है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट क्या है, तो ऑनलाइन में रिजल्ट ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि आप मेरा कोर्स दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसा होता है कि कोर्स किसी ने लिया, पढ़ कोई रहा है, ऐसा भी होता। तो फिर क्या होता, उसमें किसका सिलेक्शन हुआ। कुछ बच्चे बेचारे ईमानदारी से सिलेक्शन के बाद बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैसेज लिखते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा ऐसा आपका सिलेक्शन हुआ, आप वीडियो बना के मुझे दो, मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जहाँ पर ये मान लो 50% सिलेक्शन मेरे इन्हीं कोर्सेज से गया है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तुमको सर लंबी लंबी फेंक रहे हैं, अरे भाई अब तब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, है ना। कई ऐसे एग्जाम हुए हैं जहां मेरा मतलब एक तरफा मेरे ही सब सिलेक्शन गए हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों ने वीडियो बना के भेजे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो तो आप अपना, कोई भी आपकी सफलता हो, आप MSc में टॉप करें, BSc में टॉप करें, आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो किसी भी एग्ज़ाम में आप मुझे अपना एक वीडियो बना के भेजिए,
है ना। चैट पे मैसेज लिखिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो उस पर आप मुझे अपना वीडियो बना करके भेजिए, बहुत अच्छा होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़ा सा क्या होता है ऐसा भी करते हैं कि जी ऐसा है, सिलेक्शन तो मेरा हो ही गया HD मैथमेटिक्स को पढ़ के, अब फलानी ऑफलाइन कोचिंग वाले आ रहे हैं, वो कुछ लालच देते हैं कि भाई मेरा नाम ले लो, है ना, तो बच्चे उनका नाम भी ले लेते हैं। अरे ठीक है, चलो सब चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करना चाहे करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। मुझे बेटा अपने नाम से कोई बहुत मतलब नहीं है, अपना नाम चाहिए होता तो मैं बड़ी बड़ी कोचिंग छोड़ कर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 25 साल से बेटा पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग जगह पर पढ़ाया है ना, और कई अलग अलग शहरों में पढ़ाया है, ठीक है। और जिस शहर में पढ़ाया वहाँ के पढ़ाए बच्चे आज भी, है ना, अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। तो मुझे अपने बेटा नाम से कोई बहुत मतलब नहीं है। आप देखना, मैं यूट्यूब पर आके भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, काम की बातें करता हूँ बस, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, अब आपके विवेक और बुद्धि पर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय।